नमस्कार साथियों। मित्रों, हम लोग घटना चक्र की जीएस दृष्टि में इन्वायरमेंट देख रहे थे, पर्यावरण अध्ययन। उसका पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया और ये पुस्तक चूँकि बहुत अच्छी पुस्तक है तो इसमें सब समेट के दिया गया है बहुत अच्छे से, कम शब्दों में। तो आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये जो परीक्षाएं हैं सब में इन्वायरमेंट का वेटेज जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए पर्यावरण को देखना, समझना और उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए हम लोग पर्यावरण को एकदम बहुत अच्छे से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे, ताकि परीक्षा में हम लोगों का एक भी प्रश्न यहाँ से गलत ना हो। तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज दूसरा पार्ट। और मित्रों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं खाद्य श्रृंखला। वृक्ष एवं घास स्थल वानस्पतिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप देख रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में देख रहे हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है घास, पेड़ पौधे। फिर इनके ऊपर निर्भर है टिड्डा, टिड्डे के ऊपर चिड़ियाँ, चिड़ियों के ऊपर जानवर, फिर उसके ऊपर गिद्ध। जो आप देख सकते हैं, मतलब ये सड़े गले मांस किसी के भी हों उसको खा के ख़त्म करते हैं। तो ये पूरी श्रृंखला बनी हुई है, एक दूसरे के ऊपर सब निर्भर हैं, वही खा खा के चलते हैं। आप जैसे वृक्ष का देख रहे हैं, यहाँ पे गैडा बना है, फिर उसके ऊपर जिराफ, जिराफ को खाने वाले शेर हैं, और वृक्ष को हिरन, हिरन को फिर ये टाइगर खाते हैं। फिर ये टाइगर जब वो मृत हो जाएंगे तो उन्हें गिद्ध खाएंगे। तो ऐसे ही पूरी श्रृंखला चलती है, जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये तो नॉर्मल ही होगा, आप लोगों ने शुरू से ही देखते आए होंगे। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला परिभाषा क्या है। ऐसे पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त हो, जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त हो, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वनस्पति स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ये दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते, खुद अपना भोजन बनाते हैं, खुद खाते हैं। जंतु खाद्य के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जंतु जो है ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे वनस्पति को खाते हैं, नहीं तो दूसरे जंतु को खाते हैं। तो जंतु ऐसे निर्भर होते हैं। घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला आहार श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। कौन कौन सा क्रम है आप देख सकते हैं। घास उत्पादक के रूप में है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मतलब टिड्डा जो है घास को खाएगा तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, क्योंकि ये टिड्डा को खाएगा। सर्प जो है वो मेढक को खाएगा, इसलिए इसे तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। आहार श्रृंखला में देख लेते हैं क्या क्या है। घास जो है स्वपोषी, अभी हम लोगों ने देखा। बकरी शाकाहारी उपभोक्ता माने जाते हैं, क्योंकि बकरी जो है घास पेड़ पत्ती खाते हैं। और मनुष्य सर्वाहारी, मांसाहारी नहीं देख रहे हैं, सर्वाहारी, क्योंकि ये पेड़ पत्ती भी खाते हैं और उसके बाद फिर जो जीव जंतु हैं उनके मांस भी खाते हैं, तो इसलिए मनुष्य सर्वाहारी में आते हैं। आइए उसके बाद फिर जैविक संगठक देख लेते हैं। वर्गीकरण, उत्पादक, उत्पादक कौन कौन से हैं। पेड़ हैं, पौधे हैं, शैवाल आदि, ये सब उत्पादक हैं। जबकि उपभोक्ता कौन कौन से हैं। जानवर, मनुष्य आदि, ये सब जो हैं ये उपभोक्ता हैं। अपघटक इसमें कौन कौन से हैं। कवक हैं, जीवाणु हैं, ये सब अपघटक हैं। अपघटक मतलब जो डिकम्पोज करके पूरा ख़त्म कर देंगे। जैसे वो कीड़े मकोड़े बहुत छोटे छोटे नहीं होते कि कोई अपघटक में आप चींटियाँ भी समझ सकते हैं, दीमक भी समझ सकते हैं। दीमक देखिए आप, वो ख़त्म कर देते हैं, अगर पेड़ टहनियों वगैरह है तो उसे खा खा के मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे ही अपघटक होते हैं, जिन्हें अपघटक बोलते हैं, ऐसे जीव होते हैं। अब समुद्री आहार श्रृंखला देख लेते हैं। स्वपोषी, इसमें भी समुद्र में भी पौधे पाए जाते हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं, जिसको खाती हैं मछलियाँ। और कुछ मछलियाँ शाकाहारी होती हैं जो इसे खाती हैं, और कुछ मछलियाँ मांसाहारी होती हैं जो मछलियों को अपना शिकार बनाती हैं। इसका पिरामिड आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पिरामिड कई बार पूछा जा चुका है। जो समुद्र का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, आप देख रहे हैं ना, ऊपर की साइड बड़ा होगा, नीचे की साइड छोटा होता है। आइए अब आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं। ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं वो प्राथमिक पोषक या उत्पादक कर लेते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कौन करते हैं। पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटो प्लैंक्टन्स पादप प्लवक होते हैं, मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं।
पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए उत्तरदायी है कौन? फाइटोप्लैंक्टन्स। अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव कौन है? तो ये चींटी है। इसे अपघटक भी बोलते हैं, उपभोक्ता भी बोलते हैं, दोनों है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पाद को हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। हम लोगों ने देखा ना, प्राथमिक उपभोक्ता कौन? जो पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं, इन्हें प्राथमिक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन कहाँ होता है? उत्पादक में और प्राथमिक उपभोक्ता में कंफ्यूजन हो जाता है। उत्पादक कौन है? जो खुद बनाता है, खुद खाता है, पेड़ पौधे। और प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक के ऊपर निर्भर होता है। आगे देखते हैं, तितली के बारे में देख लेते हैं। तितली पौधों के परागकण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संख्या में गिरावट से पौधों को परागकण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई पौधा है, उस पे फूल है, फूल में मेल और फीमेल दोनों उसके परागकण वो पाए जाते हैं एक ही फूल में, या फिर दूसरे फूल में, दूसरे पौधों के फूल में पाए जाते हैं। तो तितलियां क्या करती हैं कि जब कोई फ्लावर है, मान लीजिए ऐसे कोई फ्लावर है और उसमें परागकण पे इस पे बैठेंगी, फिर उसके ओवरी पे जाके बैठेंगी, तो यहाँ पे निषेचन हो जाएगा, इसी की वजह से उसमें बीज लगता है। तो तितलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तितलियों के साथ साथ आप मधुमक्खी को भी समझ सकते हैं। इसमें हवा भी बहुत पार्टिसिपेट करता है कि हवा की दिशाओं के वजह से भी वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फूड चेन पूरा बनता है, मतलब निर्माण होता है बीज का। खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। ये बहुत छोटे सदस्य के रूप में है, लेकिन ये खाद्य श्रृंखला के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का प्रवाह देख लेते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है। एक रूप से दूसरे रूप में अगर ऊर्जा बदलेगा तो उसका ह्रास होगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। सबसे प्राथमिक स्रोत ऊर्जा का किसे माना जाता है? सौर ऊर्जा को। सनलाइट जो है वो सबसे प्राथमिक है, क्योंकि वो सभी जगह उपलब्ध होता है, उसी की वजह से सब कुछ होता है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि कोई पेड़ है, पौधा है, वो अपना भोजन तब तक नहीं बना पाएगा जब तक सनलाइट नहीं पाएगा, और ये अगर सनलाइट नहीं पाएगा तो ये डेवलप नहीं होगा। तो अगर ये डेवलप नहीं हुआ तो फिर इसको खाने वाले जीव डेवलप नहीं होंगे, और इसको खाने वाले जीव डेवलप नहीं होंगे तो फिर मांसाहारी और सर्वाहारी अदर सभी प्रकार के जीव सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है, वो पेड़ को रहने के लिए इंपॉर्टेंट सनलाइट है। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऊर्जा कई दिशाओं में नहीं जाता, एक दिशा में ही प्रवाहित करता है। स्टेटमेंट में प्रश्न बन सकता है सीधा आपको फंसाने के लिए, लेकिन ध्यान दीजिए। अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में क्या होता है? उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ ये कैसे ऊर्जा फ्लो होता है आप देख सकते हैं। उत्पादक से प्राथमिक की तरफ गया, प्राथमिक से द्वितीयक पे गया, द्वितीयक से तृतीयक की तरफ गया, यही होता है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में ह्रास होता है। जैसे मतलब उत्पादक के पास जितनी ऊर्जा होगी, जब वो प्रथम के पास जाएगी तो उससे कम हो जाएगी, सेकंड के पास जाएगी, द्वितीय उपभोक्ता जो है वो और कम हो जाएगी, फिर तृतीय पे जाएगी तो और कम होती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? उपभोक्ता के पास होगी एनर्जी। अब आइए कुछ नोट देख लेते हैं। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण किए गए ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। अभी हम लोगों ने देखा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा सर्वांगीकृत हो पाता है। सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ 10% ही सर्वांगी हो पाता है, बाकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है दूसरे चरण में जाते हुए। पोषण स्तर देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में क्या आता है? आधार पोषण स्तर है, ये स्वपोषी जीव और प्राथमिक उपभोक्ता इसके ऊपर निर्भर होते हैं। द्वितीय में प्राथमिक उपभोक्ता और तृतीय में द्वितीयक उपभोक्ता और चतुर्थ में उच्चतम पोषण स्तर होता है जो सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता के ऊपर मिलता है। नोट: अपघटक उपर्युक्त चारों पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। अपघटक आप समझ सकते हैं, चाहे वो अपघटक तो आपको बताया ना कि कोई पेड़ पौधा हो, वो अगर डेट करके गिर गया जमीन पे तो उसको वो खत्म कर देंगे, उसको खा पी के उसको मिट्टी बना देंगे।
या तो कोई जीव जंतु मर गया है तो उसे भी मिट्टी बना देंगे। तो ऐसे ऐसे अपघटक जो है किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, तो अपघटक सबके लिए हैं, चाहे वो जिस स्तर का हो। आइए बात देख लेते हैं 10% का जो नियम है। 10% का नियम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार परीक्षा में आ चुका है। इसको प्रतिपादित कौन किया था? लिंडेमान द्वारा ये 1942 में प्रतिपादित किया गया था। शाकाहारी जन द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित कर लिया जाता है। शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का, आप देख रहे हैं शुद्ध प्राथमिक जो उत्पादकता है शाकाहारी का, वो 10% भाग संचित कर लेते हैं शाकाहारी जंतु उत्पादक का। और मांसाहारी जंतु क्या करते हैं? शाकाहारी जंतु का भक्षण कर शाकाहारी की 10% ऊर्जा को संचित कर लेते हैं, मतलब 10-10% सब ले रहे हैं। और निष्कर्षतः खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण कर पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी पेड़ पौधों को अगर कोई प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा तो फिर वो 10% ही एनर्जी पाएगा, फिर उसके बाद उसको कोई खाएगा तो वो 10%, फिर वो 10%, ऐसे ऐसे करके श्रृंखला पूरी चलती है। जीवभार का पिरामिड देख लेते हैं। जीवभार का जो पिरामिड होता है, परिभाषा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार का रेखा चित्र निरूपण जो है उसे जीवभार का पिरामिड कहते हैं। जीवभार का पिरामिड कैसे? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा बनता है, आप देख रहे हैं ना, स्थल में, स्थल मतलब जमीन पर, भूमि पर इसका पिरामिड आप देख रहे हैं सीधा बनेगा। जबकि जल में आप देख रहे हैं ये तालाब है या कहीं और जल के किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा पिरामिड बनेगा। यहाँ से प्रश्न बना है, याद रखें इसे। जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन। जैववानिकी क्या है? बायोनॉमिक्स। बायो का अर्थ होता है जीव, जीवन, और नॉमिक्स का अर्थ होता है नियम। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जीवन के नियम। बायोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जीवन का नियम। पारिस्थितिकी का पर्याय जैववानिकी मानव तंत्रों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। कौन? जैववानिकी। आगे देख लेते हैं। डीडीटी पूर्ण नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथीन। जैव अनिम्नीकरण कीटनाशक है। ये अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव है, जैविक रूप से नष्ट नहीं होता। खाद्य श्रृंखला में सांद्रण प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर तक किया जाता है। सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा हो जाता है। कौन? डीडीटी। ये क्या है? अनिम्नीकरण कीटनाशक। ये कीटनाशक है जिसका उपयोग किया जाता है। और आप देख रहे हैं अगर कीटनाशक का उपयोग, आप ये लाइन पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। आप कोई मतलब कोई सब्जी आप लेके आइए, आप जैसे आप फूल गोभी ले लीजिए या फिर कोई और सब्जी ले लीजिए या तो बैगन ले लीजिए। आप समझ रहे हैं कि अगर उस सब्जी के ऊपर कोई कीटनाशक की दवा स्प्रे हुई है तो आप सोच रहे हैं उसे धुल देंगे, धुलने के बाद उसे हम खाएंगे तो उसका असर कम होगा, लेकिन नहीं होगा। आप देख रहे हैं खाद्य श्रृंखला में सांद्रण कहाँ तक है? प्रथम स्तर तो ये हुआ ही, इसको जो खाएगा वो द्वितीय स्तर तक जाएगा, फिर उसके बाद तृतीय स्तर तक, मतलब वो जीव जो इसको खाया उसके अंदर तक ही जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक होता है। इसीलिए कीटनाशकों के ऊपर काफ़ी मतलब परिश्रम किया जा रहा है कि इसे कम किया जाए, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र। ये क्या है? इसकी परिभाषा देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन का जो होता है प्ररूप होता है जैव भू रासायनिक चक्र। यही जो हम लोगों ने बात किया। जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार कौन होते हैं? गैसीय चक्र और अवसादीय चक्र। अब गैसीय चक्र में क्या है? ऑक्सीजन का चक्र होता है, नाइट्रोजन का चक्र होता है। और जो अवसादी चक्र होता है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम का पूरा चक्र बना होता है। कैसे कैसे वो एक रूप से दूसरे रूप में, तीसरे रूप में वो परिवर्तित होते हुए दूसरे जीवों के पास पहुंचते हैं। पारिस्थितिकी, अब आगे देखते हैं पारिस्थितिकी पद छाप एवं मिलेनियम। अब ये क्या है? पारिस्थितिकी पद छाप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। परिभाषा पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक हो। मापन मनुष्य द्वारा उत्सर्जित कार्बन का। आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा मतलब घटक
पारिस्थितिकी तंत्र का कोई ऐसा घटक जो मापन हो, जो उसकी जीवन शैलियों के लिए सुचारू रूप से उपयोगी हो और चलने के लिए आवश्यक हो। मतलब पारिस्थितिकी पदछाप बोलते हैं कि इतने में किसी मनुष्य का जीवन पूरा चल रहा है, इसमें वो पानी भी उसे मिल रहा है, लैंड भी उसे मिल रहा है, फिर उसके बाद उसको और सारी क्रियाकलाप करने के लिए मिल रहा है। तो ये जितना हुआ ये पारिस्थितिकी पदछाप हुआ, इतने में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। पारिस्थितिकी तंत्र विविध। अब पारिस्थितिकी तंत्र विविध क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, जो छोटे होंगे। यूकेलिप्टस इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में आ चुका है। लिप्टस का पेड़ जो होता है, जिसे मतलब गांव देहात में तो सफ़ेदा बोलते हैं, आप लोग भी बताइएगा कोई और नाम अगर इसका जानते हो तो। जिसे पर्यावरणीय शत्रु बोलते हैं, अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण दिया गया इसका नाम है पर्यावरण शत्रु। रोपित स्थान की मिट्टी में जल स्तर में अत्यधिक गिरावट कर देता है, चूंकि ये जहाँ पे लगता है तो वहाँ पे एकदम मतलब सूखा कर देगा, इतना पानी ये मतलब अवशोषित करता है कि वो जमीन पूरी रेगिस्तान टाइप की बनती जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में उपलब्ध है ये। और उसके बाद फिर है लेंटिक आवास। लेंटिक आवास स्थिर जल का आवास है, स्थिर जल का। आप समझ सकते हैं, मतलब चलता हुआ जल, नदी और ऐसी चीज़ें नहीं कि जहाँ पानी हमेशा फ्लो में चल रहा है। स्थिर जल, तालाब, झील हुए, जलाशय हुए, स्थिर जल का आवास है। आर्द्र भूमियाँ हुई। और लैटिक आवास, लैटिक आवास किसे बोलते हैं? बहते जल का आवास, नदी। आप देख सकते हैं लैंटिक और लोटिक, इंपॉर्टेंट है, लोटिक है ये। लैंटिक और लोटिक दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। लैंटिक जिसमें लगा है वो क्या है? वो स्थिर जल है, जबकि लोटिक जो है वो बहता हुआ जल है। इकोटोन, इकोटोन भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार परीक्षाओं में। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। आप देख रहे हैं ना, दो भिन्न समुदाय। जैसे क्या हुआ कि ये स्थल मंडल हुआ और ये जल मंडल हुआ। अब ये थोड़ा तो लैंड ऐसा होगा ना कि जहाँ थोड़ा कीचड़ होगा या कुछ और होगा, मिक्स होगा, मतलब थोड़ा पानी भी आता होगा कभी कभी, कभी कभी जो है कि वहाँ सूखा भी रहता होगा। तो इस लैंड को क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। दो विभिन्न समुदायों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। पारिस्थितिकी आंदोलन, अब कौन कौन से आंदोलन हुए देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। चिपको आंदोलन, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन। विशेषताएं, महिलाएं वृक्षों को चिपक कर खड़ी हो गई। सुंदरलाल बहुगुणा, अभी अभी उनका देहांत हुआ कुछ दिन पहले, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी परीक्षाओं में आ चुका है। चिपको आंदोलन से वो संबंधित हैं। ये आंदोलन हुआ कहाँ था? उत्तराखंड में। फिर उसके बाद नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। एपीको, एपीको क्या है? दक्षिण भारत का पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था एपीको, ये लगभग सेम है चिपको की तरह। साइलेंट वैली बचाओ, केरल में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहली बात, साइलेंट वैली है कहाँ? जिसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं शांत घाटी, ये केरल में है। दूसरा शब्द आप लोग सुने होंगे फूलों की घाटी। फूलों की घाटी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। फूलों की घाटी कहाँ है? ये यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, हमेशा बाहर जाने की सोचते रहते हो। उत्तराखंड, उत्तराखंड की है। उसके बाद जो साइलेंट वैली बचाओ जो प्रारंभ हुआ था केरल, केरल में प्रारंभ हुआ था, उद्देश्य क्या था? कुंती पुझा नदी पर बनने वाले डैम की योजना को रद्द करना। वहाँ पे मतलब सब लोग इसको अपोजिशन में खड़े हो गए थे, बोले कि ये डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि उससे पर्यावरण को काफ़ी हास होगा और उन्हें दिक्कत होगी, साइलेंट वैली उनका खतरे में हो जाएगा। आइए फिर आगे देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो विविध और सब कुछ है। महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन सा है? आपको देंगे, स्थल देंगे, जलमंडल देंगे, वायुमंडल देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन महासागर जो है मतलब जो जलमंडल हुआ ये सबसे ज़्यादा अस्थायी है। भूमंडल या फिर वायुमंडल ये सब देंगे, वो सब गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? महासागर जो जलमंडल है। उसके बाद फिर क्या है? फिक्नोक्लाइन, फिक्नोक्लाइन क्या है? जल निकाय में घनत्व प्रवणता का प्रदर्शन करता है। फिक्नोक्लाइन ये परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जल निकाय में घनत्व प्रवणता, घनत्व के बारे में बताता है कि कितना ये सघन है। थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन क्या है? जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन का प्रदर्शन करता है। गहराई में जाने के बाद कितना तापमान में परिवर्तन हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसके बारे में जानकारी थर्मोक्लाइन से होता है। जोसेफ ग्रीनेल कौन है? पारिस्थितिकी निश शब्द की सर्वप्रथम प्रस्तुति सूक्ष्म आवास के रूप में इन्होंने किया था पारिस्थितिकी निश को, तो यही थे जोसेफ ग्रीनेल। अर्निस्ट नेस कौन है? वर्ष 1973 में गहन पारिस्थितिकी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग करता थे। इसके गहन पारिस्थितिकी के।
उसके बाद फिर क्या है, हैलोक्लाइन। हैलोक्लाइन किसे बोलते हैं, जल निकाय में लवणता प्रवणता का प्रदर्शन जो करता है उसे बोलते हैं हैलोक्लाइन। आइए अब आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कुछ और विविध क्या क्या है। वर्ष और अधिनियम के रूप में दिया गया। 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। कब, 1972 में। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। 2006 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता वाला अधिनियम आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लीजिए। मैच द फॉलोइंग में, नहीं तो डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे एकदम, यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट रखें इसे और हमेशा याद रखें। आइए अब देखते हैं जैव विविधता। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि अगला चैप्टर है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियां जैव विविधता कहलाती है। आप देख रहे हैं किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियां, अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां मिलती हैं वहाँ पे एक पर्यावरण क्षेत्र में, उसे क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीवों, पौधों एवं जंतुओं की विविधता को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीवों, पौधों एवं जंतुओं की विविधता को, वही बात हुई, दूसरे प्रकार से दिया गया हुआ दूसरा डिफिनेशन है। उसके बाद फिर जैव विविधता के बारे में देख लेते हैं। और जैव विविधता की श्रेणियां विभाजन वर्ष 1972 में व्हिटेकर द्वारा किया गया था। अल्फा सूचकांक, अल्फा सूचकांक ये 3 पार्ट में इन्होंने दिया था, अल्फा, बीटा और गामा करके। अल्फा क्या है, स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता जो है वो अल्फा है। और बीटा क्या है, स्थानीय एवं क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता जो है ये बीटा है। और गामा क्या है, सूचकांक, किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता, किसी भूदृश्य का पूरा जितनी विविधता है वो गामा के अंदर में आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बने हैं अभी तक, लेकिन बन सकते हैं, थोड़ा सा एक नज़र बाद देख लें। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया था, रेमंड एफ दासमैन ने किया था। प्रारंभ में अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में प्रथमतः इन्होंने इस शब्द का प्रतिपादन किया था। W.G. रोसेन ने भी बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में उभरे थे और जाने जाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, और सबसे ज़्यादा तो 22 मई वाला संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित, और 29 दिसंबर विश्व के कई देशों द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट 22 मई वाला है। 22 मई वाला चूंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो याद रखें। विशेष तथ्य क्या है, 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता अधिनियम प्रभावी हुआ था, इसलिए बहुत से देश 29 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को मनाने को बोला है, तो ज़्यादा करके हमारी कंट्री में तो 22 मई को ही मनाया जाता है। NCMB पूरा नाम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, भारत का ये प्रथम कानून था। स्थिति जामनगर गुजरात में है। ये मतलब सेटअप किया गया एक नई बॉडी, और जो जिसकी स्थिति कहाँ है, जामनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। विशेषता क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र PPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का प्रथम अनुसंधान संस्थान है। सॉरी। उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। आप देख रहे हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैव विविधता प्रवणता क्या है, पृथ्वी पर असमान वितरण, भूमध्य रेखा की तरह वृद्धि, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ, पृथ्वी पर असमान वितरण, इनका वितरण समान नहीं हुआ है, जबकि भूमध्य रेखा की तरफ ज़्यादा वृद्धि होती है इनकी। और सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। वो तो वर्षा वन कहाँ स्थित हैं, वो भूमध्य रेखा के पास में ही हैं, ग्लोब पे आप लोग फिर वो देख लीजिएगा, जियोग्राफी का जो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी जियोग्राफी की पूरी सीरीज, उस पर आप देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र को क्या क्या बोलते हैं, चूँकि फिगर के साथ बताया गया है। अब यहाँ पे और कुछ तथ्य देख लेते हैं। उच्चतम अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता होती है, सामान्यतः अधिक होती है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर में ज़्यादा अधिक होती है, उच्चतर अक्षांशों में कम होती है।
पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर अक्षांशों, चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों नहीं, अक्षांशों होगा, अक्षांशों में, घाटियों में, उन्नतांशों अर्थात घाटियों में जैव विविधता होती है, सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उल्टा हो जाता है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब? 2030 तक। भूमि क्षरण मतलब कोई भी भूमि की जो क्षरण हो रहा है, मतलब बारिश की वजह से या फिर किसी भी वजह से भूस्खलन जो होता है उसको मतलब समाप्त करने का ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल को नेशनल पार्क घोषित कब किया गया था? तो वर्ष 1984 में घोषित किया था। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है, अभी हम लोगों ने देखा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पेपर में प्रश्न सीधा बनते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट किसे बोलते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न लगभग आ रहे हैं और सब लोग समझ नहीं पाते कि प्रश्न आ कहाँ से रहा है और कौन सी जगह से आ रहा है। तो क्योंकि जो अगर आप इन्वायरमेंट को ध्यान देंगे तो इन्वायरमेंट में जितने भी चैप्टर हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंक हैं, तो इसलिए अलग अलग करके थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। परिभाषा, ऐसे स्थान जहाँ जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, इन्हें ही बोलते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। मतलब वहाँ की खुद की जातियाँ होती हैं और जातियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लस उनके ऊपर संकट भी मंडरा रहा है, इन्हीं को हॉटस्पॉट के रूप में परिभाषित किया गया है। हॉटस्पॉट के टोटल कितने क्षेत्र हैं? 4 क्षेत्र हैं। अभी आगे मिलेंगे, हम आपको बताएंगे पूरे भारत में 4 क्षेत्र हैं। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? नॉर्मन मायर्स द्वारा वर्ष 1988 में। प्राप्ति स्थान कहाँ है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में ये ज़्यादा करके पाए जाते हैं। जैव विविधता को खतरा किससे किससे है? आवास, हास एवं विखंडन, वहाँ के आवास जो है उस पर वो अगर विखंडित हो जाएंगे तो जैव विविधता पे खतरा होगा। वैश्विक तापन एवं प्रदूषण की वजह से, ये तो आप समझ रहे हैं, सभी चीज़ों का लगभग इन्वायरमेंट में सबका जड़ यही है, वैश्विक तापन और प्रदूषण। अब देसी जातियों का पुनर्वास, विदेशी जातियों, अब जब विदेशी जातियों को आप लेके आएंगे तो देसी जातियाँ आपकी विलुप्त होती जाएंगी। आप ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, हर चीज़ में, चाहे आपकी कोई गाय है, गाय में भी देखेंगे आप विदेशी जातियाँ आती हैं। और उसके बाद आपका ब्रिंजल के लिए कितना लफड़ा हुआ पूरे देश में, आप देख सकते हैं, बीटी ब्रिंजल करके आया था जो बायोटेक्नोलॉजी रूप से बनाया गया था। देसी चीज़ें वो ख़त्म हो रही हैं। मक्का आप देख रहे हैं, नई वैरायटी की आ रहे हैं, जो हमारी देसी पुरानी थी वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी समस्याएं क्रिएट होती हैं, जैव विविधता पे खतरा होता है। जातियों का विलोपन, विभिन्न जातियों का जब जब यूज नहीं होगा तो विलोपन हो ही जाएगा, वो खत्म होती चली जाएंगी। नैसर्गिक विलोपन एक होता है, एक समूह विलोपन होता है। नैसर्गिक मतलब खुद से हो जाए, और समूह विलोपन और मानवोद्भित विलोपन मतलब मानव द्वारा खुद उसको विलोपित करते हुए चले जा रहे हैं, नष्ट करते चले जा रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। जैव विविधता के विकास में सहायक है बंजर भूमि का वनीकरण। जैव विविधता का अगर विकास करना हो तो बंजर भूमि पर वनीकरण, मतलब अगर वनीकरण करेंगे तो वो जैव विविधता प्रोग्रेस पे रहेगी, उसमें नुकसान नहीं होगा, फायदा करेगा। उष्ण एवं गर्म जलवायु क्षेत्र रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं कौन से? अनियत तापी प्राणी तितली के। उष्ण एवं गर्म जलवायु दोनों स्थिति में सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं रहने के लिए, क्योंकि ये तितलियां जो होते हैं वो दोनों टेम्परेचर आराम से, उष्ण मतलब दोनों नहीं, गर्म, सिर्फ गर्म जलवायु में ज़्यादा रहना प्रेफर करती हैं। गर्मियों के सीजन में ही आप देखते होंगे तितलियां ज़्यादा दिखती हैं, सर्द के सीजन में बहुत कम दिखती हैं। तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, सीधी सी बात है, जहाँ गर्म ज़्यादा पड़ेगी वहाँ रहेंगी। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र संबंधित होते हैं कहाँ? आनुवांशिक विभिन्नता से इसके आरक्षित क्षेत्र जो है वो संबंधित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न बनता है, यहाँ कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, अभी हम लोगों ने देखा। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण अगर होगा तो देसी प्रजातियां विलुप्त होंगी, तो उससे ह्रास ही होगा। अवैध शिकार, उसकी वजह से भी विलुप्त होते चले जाएंगे। औद्योगिक विकास, जब औद्योगिक बनेंगे तो फिर उसके लिए पेड़ चाहिए, लकड़ी चाहिए, ईंधन चाहिए,
और उसमें जलाने के लिए, क्योंकि आप कोई जो मटेरियल बनाएंगे, किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो फिर उसके लिए आपको पेड़ चाहिए, लकड़ी चाहिए, कागज़ चाहिए, पॉलीथीन चाहिए, फिर उसके बाद आपको लैंड चाहिए फैक्ट्री बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ों से, और फिर उससे दूषित वातावरण भी होगा, वायु प्रदूषण होगा, फिर जल के द्वारा प्रदूषण निकलेगा। तो इससे काफ़ी औद्योगिक विकास की वजह से ये एक चुनौती है जो पर्यावरण पे काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अवैज्ञानिक तरीके से खनन, अगर खनन आप कर रहे हैं, आप उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीधा डायनामाइट या फिर आरडीएक्स लगा के उस पर विस्फोट करके आप निकाल ले रहे हैं, तो सारी मूल्यवान चीज़ें, तो उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं मिट्टी के साथ पॉल्यूशन हो रहा है, कि वो मिट्टी उड़ के भी जा रही है, फिर वहाँ जगह पे भी काफ़ी पॉल्यूशन फैल रहा है। तो सारी चीज़ें देख के तब जाके करनी पड़ती है। वन क्षेत्र या वनों की सघनता कम होना, सीधी सी बात है, वन घटेंगे तो वो नुकसान होगा ही। तस्करी, तस्करी जो है आप जानते हैं, जंगलों में या फिर वो सब उस चंदन की लकड़ी से लेके विभिन्न प्रकार के जो हमारी जंगली चीज़ें हैं, जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। जीव जंतुओं के भी काफ़ी शरीर होते हैं, काफ़ी जीव जंतु भी मूल्यवान होते हैं, जिन्हें तस्करी के रूप में बेच के कुछ लोग, चंद लोग पैसे कमाने के चक्कर में उस जीव जंतु को मार देते हैं। उसी की वजह से हमारा पर्यावरण में पूरा मतलब जैव विविधता पे संकट मंडराता चला जाता है। जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? अब इसमें जैव मंडल रिजर्व आता है। महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए है। स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि का मुख्यतः स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना इसका काम है। स्वस्थानीय मतलब उसी के स्थान पर। स्थापना का उद्देश्य क्या है कि जैसे कोई स्थान है, इसी स्थान पर ही उस जीव जंतुओं को स्वस्थानीय मतलब इनको यहाँ पे रहने के लिए वो काफ़ी मतलब उनका टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन है, खाने पीने की चीज़ें सब कुछ है, तो उस जीव जंतु को या फिर उस पेड़ पौधों को उसी स्थान पर रहने दें, उसे ले जाके लोकेट दूसरे जगह ना करें। ये स्वस्थानीय में आता है, जैव मंडल रिजर्व। अब जैव विविधता के संरक्षण के 3 प्रकार होते हैं, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय, जिसे इन सीटू एक्स सीटू बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। स्वस्थानीय किसी को बोलते हैं? वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में, उनका जो मूल प्राकृतिक आवास है, आप देख रहे हैं ना, उसी स्थान पर हो, मतलब वो कहीं अलग नहीं जा रहे हैं। आपने जैसे गाय रखा है, तो गाय अपनी जगह जहाँ खा रही, उठ रही, बैठी, जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ उसे अच्छा लग रहा है वहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसे उठा के आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे जगह। अब जैसे शेर सबसे ज़्यादा गिर के जंगल में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में है। आप उसे उठा के लेके आएंगे अगर किसी दूसरे अभ्यारण्य में या फिर कहीं दूसरे संरक्षण क्षेत्र में, तो फिर वो अपने उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से डेवलप नहीं कर पाएगा। और एक्स स्थानीय सीटू क्या होता है? वनस्पतियों एवं जंतुओं की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक करना। पृथक करना मतलब प्राकृतिक आवास जो उनका था उससे अलग कहीं और जाके उन्हें बसाना, बसा के उन्हें बचाने का प्रयास करना। इसे बाह्य स्थानीय या एक्स सीटू के नाम से जानते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है? 2 विधियां हैं इसमें, प्रथम विधियां और द्वितीय विधियां देख लेते हैं। प्रथम विधि क्या है? जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण। विलुप्त प्राय कौन सी प्रजाति है? विलुप्त प्राय प्रजाति है। कहाँ? जूलॉजिकल पार्क में। जूलॉजिकल पार्क आप लोग देखे भी होंगे, बहुत से लोग घूम के भी आए होंगे, तो ध्यान दीजिए वहाँ पे जो होता है वो प्रथम विधि है। बाह्य स्थानीय मतलब दूसरे जगह से पौधे लाना, जीव जंतुओं को लाना, वहाँ पे ला के रखते हैं, फिर उसको भोजन पानी देते हैं। और द्वितीय विधि क्या है? जीवित शुक्राणुओं जो है अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन के साथ संरक्षित कर लेना, कि मतलब उनके भ्रूण नमूनों को सब रख देना कि फ्यूचर में कभी आवश्यकता पड़ी तो उनसे हम एक नया डेवलपमेंट, नया प्लांट या फिर नए जीव की उस जीव का फिर से क्लोन बना के फिर से धरती पे उसे लाया जा सकता है। तो ये हुआ, ये लैब में आप समझ सकते हैं। ये दूसरी विधि जो है ये मैक्सिमम लैब में ही होगी, लैब में रखेंगे उसे, टेम्परेचर मेंटेन करके उसे संरक्षित रखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब जीव का निर्माण करेंगे, जीव का या प्लांट का। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रजाति खुद रहती है और किसी दूसरे जगह पे ही रखते हैं, लेकिन प्रजाति खुद रहती है, जीवित रहती है। उसके बाद फिर जैव विविधता संरक्षण, बाह्य स्थानीय, फिर वही, और स्वस्थानीय। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, इसे कौन कौन से नामों से जाना जाता है? इन सीटू और एक्स सीटू इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने भी हैं और आने के बराबर चांसेस हैं, ध्यान से देखिएगा। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में क्या आता है? पवित्र झील या उपवन, ये संरक्षित क्षेत्र में आता है, मतलब वही स्थान पे बनता है। जैव मंडल नीचे सेम स्थान पे बनेगा। स्थलीय और समुद्री दोनों सेम ही स्थान पे, क्योंकि समुद्र को आप उठा के कहीं दूसरी जगह लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैव मंडली नीचे का मतलब हुआ वहाँ की खुद की स्पीसीज होंगी।
राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे होगा, स्पेसीज, वन्य जीव और अभ्यारण्य ये सब सारे के सारे सब वहीं रहते हैं, अलग जगह नहीं स्थानांतरित किए जाते हैं। जबकि बाह्य स्थान में कौन से आते हैं? पवित्र पौधे माने जाते हैं, घरेलू बगीचे माने जाते हैं जो हम लोग लगाते हैं, दूसरी जगह से पौधा ला के लगाते हैं। प्राणी बगीचा जो हुआ वो भी हुआ, वनस्पति बगीचा जो हुआ वो भी इसी में हुआ, वृक्ष उद्यान हुए, जल तंत्र हुआ, चिड़ियाघर हुआ। आप समझ सकते हैं चिड़िया कहीं दूसरी जगह से पकड़ के लेके आए, चिड़ियाघर बना लिए तो वो हो गया। बीज बैंक जो हुआ, जहाँ बीज को संरक्षित किया जाता है कई सौ सालों के लिए अच्छे टेम्परेचर पे, कि भविष्य में अगर पृथ्वी पे कुछ हो जाए तो फिर उसी से पौधे का निर्माण किया जाए। फिर जीन बैंक जो हुआ, जीन को भी ऐसे ही संरक्षित किया जाता है। निम्न तापीय संरक्षण के रूप में जाने जाते हैं बाह्य स्थाने। आइए आगे देखते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का पौधे, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना इसका दूसरा उद्देश्य है। सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना, ये इसका मुख्य कार्य है, क्योंकि आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो उसके ऊपर शोध करेंगे, जानकारी लेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक मतलब सब कुछ विविधता उसको बचा के रखेंगे जो भविष्य के लिए काफ़ी जानकारी युक्त हो, उपयोगी हो। आगे देखते हैं, भारत में प्रवाल भित्तियों के 4 प्रमुख क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, प्रवाल भित्तियों से प्रश्न बने हैं। कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट क्षेत्र है देख लीजिए। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आप लोग लोकेशन याद कीजिए कहाँ पे बात हो रही है। मन्नार की खाड़ी, ये भी लोकेशन समझ के रखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दोनों द्वीप समूह हैं जो हम लोगों के एक लेफ्ट में है एक राइट में है हमारे देश के, ये दोनों हुए। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आप समझ सकते हैं गुजरात के पास है। और मन्नार की खाड़ी आप समझ रहे हैं जो बांग्लादेश के पास है। प्रवाल भित्ति क्षेत्र, अब प्रवाल भित्ति के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देख सकते हैं। प्रकार, फ्रीजिंग और एटाल। फ्रीजिंग क्या है प्रवाल भित्ति का? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये फ्रीजिंग है। और जबकि एटाल क्या है? एटाल में हमारा लक्षद्वीप आता है। प्रवाल भित्ति क्षेत्र, ये 4 प्रकार के क्षेत्र हैं प्रवाल भित्तियों के। प्रवाल भित्ति क्या है? एक्चुअली है ये कि ये जीव जंतुओं का एक मतलब एक ऐसे जीव होते हैं जो जिनके ऊपर आप समझ सकते हैं सीप की तरह, मतलब वो एक कड़क खोल बनी रहती है। ये समुद्र में इतनी बहुतायत में पाए जाते हैं कि इनकी क्षेत्र की वजह से ज़मीन उथला उथला दिखता है। ये इतना ज़्यादा अपना खोल छोड़ देते हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। उनके स्ट्रक्चर की वजह से वो बने हुए जो लैंड होता है वो पूरा लैंड ही इनकी वजह से दिखने लगता है, तो इसलिए इन्हें प्रवाल भित्ति बोलते हैं। मतलब ज़्यादा करके ये समुद्र में ही पाए जाते हैं और जिस क्षेत्र में पाते हैं वहाँ पे एक द्वीप की संरचना कर लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो अपने शरीर के पार्ट्स, उनके पार्ट्स जो निकलते हैं, शरीर के पार्ट्स जो एकत्रित होते हैं, तो उसी की वजह से पूरा द्वीप दिखने लगता है, उन्हें बोलते हैं प्रवाल भित्ति। अब आगे देखते हैं जैव विविधता का उपयोग। जैव विविधता का उपयोग कैसे किया जाता है? सांस्कृतिक लाभ के रूप में किया जा सकता है, भोजन एवं उन्नत किस्मों के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, पेड़ पौधे रहेंगे तो भोजन तो मिलेगा ही, जंगल रहेगा तो पौधों से भोजन मिलेगा, जीव जंतुओं से भोजन मिलेगा, विभिन्न प्रकार के भोजन के स्रोत होंगे। प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा क्योंकि आप लोगों ने देखा एक दूसरे पे निर्भर हैं, हम पेड़ पौधों पे निर्भर हैं, पेड़ पौधे हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो सब एक दूसरे की एक साइकिल बने हुए हैं। अगर इसमें से किसी भी कड़ी को एकदम पूरी पृथ्वी से जड़ से समाप्त कर दिया जाए तो दूसरी कड़ी नहीं चल पाएगी। पारितंत्र सेवाएं जो हैं ये इसी के ऊपर हैं। और सौंदर्य परक लाभ है, पेड़ पौधे लगाते हैं हम लोग अच्छे के लिए, मतलब मकान अच्छा दिखे या फिर हम लोगों का लोकेशन जो फार्म बना रहे हैं, जो सब कुछ बना रहे हैं वो सब अच्छा दिखे। और औषधि निर्माण, बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं पेड़ पौधों से। जैव विविधता के उपयोग कौन कौन से है ये देख लेते हैं। जो जैव विविधता के उपयोग तो ये भी थे, इसको विस्तृत रूप में देख लेते हैं। सांस्कृतिक लाभ में आप धार्मिक विश्वास और राष्ट्रीय गौरव देख सकते हैं। धार्मिक में जैसे आप लोगों ने देखा नहीं, पीपल और नीम के पेड़ पे पूजा होती है और बरगद को भी पूजा किया जाता है, या विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, तो उसके सांस्कृतिक लाभ हैं जो एक अलग प्रकार के फायदे देते हैं। राष्ट्रीय गौरव का सम्मान है, तो पौधों को आप जानते हैं राष्ट्रीय पौधों के रूप में निरूपित किया जाता है, राज्य के पौधे होते हैं। सौंदर्य परक लाभ क्या है? पर्यटन और पालतू जानवर जो है ये सब रखे जाते हैं। साहित्यिक रचना इन्हीं के ऊपर होती है कि ये फूल कैसे हैं, कितने अच्छे हैं अपने आप में। और पारितंत्र की जो सेवाएं हैं, अपशिष्ट का पुनःचक्रण होगा, जल संरक्षण होगा। पारितंत्र में जो सेवाएं इसके द्वारा प्राप्त होती है, सम्य परागण होगा, पोषण चक्रण होगा, मृदा अपर्दन होगा, मृदा अपर्दन की रोकथाम हो जाएगी, और जलवायु नियंत्रण वनों व सागरों द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है।
भोजन एवं उन्नत किस्मों के स्रोत, अब आगे देखते हैं। इसमें क्या है, नई फसलें होंगी, उन्नत किस्म की फसलें आएंगी, तो ये सब भी उन्हीं के ऊपर निर्भर होता है। औषधि निर्माण आप लोगों को बताया मैंने, कुनैन हुआ, टिक्सोला हुआ, बोटानो केमिकल्स हुआ, मार्फिन हुआ, आप इसमें नीम लिख लीजिए, हल्दी लिख लीजिए, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आप तुलसी का पौधा लिख लीजिए। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जो औषधि के रूप में कार्य करते हैं। अब IUCN के ऊपर देख लेते हैं। IUCN इसका पूरा नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब अंतर्राष्ट्रीय ये संगठन है चूँकि, और ये सबसे बड़ी बॉडी है लगभग पूरे विश्व की जो इन्वायरमेंट पे काम करती है। प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोगों के क्षेत्रों में कार्यरत है। ये संयुक्त राष्ट्र से पृथक संस्था है, यूनाइटेड नेशन की नहीं है, इंटरनेशनल ऑफ यूनियन है, ये यूनाइटेड नेशन की नहीं है, अलग है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। आधिकारिक दर्जा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। प्रकाशन कौन, ये प्रकाशन क्या करती है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। रेड डाटा बुक किस लिए है, तो ये रेड डाटा बुक जो है विलुप्ति के कगार पर खड़े हुए संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियों को सम्मिलित करके एक बुक बनाई जाती है जिसे रेड डाटा बुक बोलते हैं। इसको याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि रेड बुक है, रेड बुक में तो नाम उसी का जाएगा जो रेड लिस्ट हो जाएगा। रेड लिस्ट कौन से पौधे और कौन से पशु हुए हैं, तो वही होंगे जो एकदम बेचारे विलुप्त होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, इन्हें रेड डाटा बुक में डाल दो, मतलब रेड बुक में चले गए। तो इससे आपको याद रहेगा, तो याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि वो विलुप्ति के कगार पे है, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे अगर उनका संरक्षण नहीं किया जाएगा, यही होता है इसका मेन कार्य। उसके बाद फिर क्या है, किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 25 वर्षों से न देखी गई हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखें, 50 वर्षों से अगर गायब है तब विलुप्ति माना जाएगा उसका। सूची के लाभ कौन कौन से होते हैं, जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व में विषय में जागरूक उत्पन्न करना। आप सूची में अगर नाम चला गया तो इससे सब लोग जान जाएंगे कि देखो ये विलुप्त होने वाली है, इसको बचा के रखो, तो इससे फायदा होगा। संकटापन्न प्रजातियों की पहचान व उनका अभिलेखन करना, क्योंकि अगर आप सूची ही नहीं बनाएंगे तो आप पता ही नहीं पाएंगे क्योंकि कौन कब विलुप्त हो गया। आप ही इमेजिन कीजिए, आप अपने गार्डन में जाते हैं, आपका गार्डन है, आप थोड़े से 1 मीटर के रेंज में आप देखिए कितने प्रकार के पौधे आपको दिखेंगे, उसमें से एक पौधा कोई सूख गया आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा। तब चलेगा जब आपने उनकी लिस्ट बनाई हो, तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा पौधा आपका घट रहा है, कौन सा पौधा बढ़ रहा है, कौन सा ज़्यादा विकास कर रहा है। तो यही होता है कि अगर लिस्ट बनी रहती है तो जानकारी हम लोगों को पूरी मिलती है। जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण करना, स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन करना, तो ये सब इसके लाभ होते हैं। जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियाँ कौन कौन सी हैं, डाइक्लोफेनिक सोडियम आपने काफ़ी सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ गया है, अभी तक भी आ रहा है। ये क्या है, दर्द निवारक दवा है, बुखार के इलाज के लिए दिया जाता है। किसको, पशुओं को, पशुओं मतलब गाय बैल बकरी, इन सबको इस्तेमाल किया जाता है डाइक्लोफेनिक सोडियम की दवा। उपयोग के दौरान पशु की मृत्यु अगर हो गई तो फिर उसको खाएंगे गिद्ध, गिद्ध द्वारा मांस का भक्षण किया जाएगा और 30 दिन के अंदर गिद्ध की मृत्यु हो जाएगी। आप समझ सकते हैं ये दवा कितनी खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि इस दवा की वजह से पशुओं की मृत्यु हुई, पशुओं की मृत्यु इसलिए हुई कि चूंकि अगर पशु खा रहे हैं, मान लीजिए काफ़ी बीमार है पशु और इस दवा से भी नहीं बच पाया, वो बेचारा मर गया, तो मर गया तो उसके शरीर में 30 दिन तक किसका असर रहेगा, उस 30 दिन के अंदर अगर ये गिद्ध इनके मांस को खाता है तो वो मर जाता है। ये बहुत ज़्यादा देखा गया था, इसी वजह से इस दवा को बैन कर दिया गया है, अब लगभग नहीं मिलती है, और लगभग क्या इसको बनाना ही बंद कर दिया गया। इसकी जगह बहुत सी और अलग दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब तक पता चला तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, गिद्ध लगभग विलुप्त प्राय हो चुके हैं। उनको बचाने के लिए संरक्षित किया जा रहा है, तभी जगह जगह पे आप देखते होंगे, करंट अफेयर में भी देखते होंगे कि संरक्षण क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, उनको प्रोग्रेस किया जा रहा है। दुष्प्रभाव क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हुए, वही बात हुई। भारत नेपाल और पाकिस्तान में 8.50 करोड़ गिद्धों की मृत्यु सिर्फ इसी की वजह से हुई। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, एक छोटी सी दवा कितना बड़ा नुकसान करके गई है। उसके बाद फिर देखते हैं टेम्पला कोक, टम्बला कोक है जी, मॉरिशस में पाया जाने वाला एक वृक्ष है, अन्य नाम डोडो वृक्ष इसे बोलते हैं, विलुप्ति के कगार पर है। कारण क्या है, डोडो पक्षी का विलुप्त होना, परिणाम डोडो वृक्ष प्रजनन में असफल है। डोडो पक्षी की वजह से ही ये डोडो पौधा जो है वो प्रजनन करता था। एक्चुअली होता ये था कि बीज जो है वो डोडो पक्षी का मुख्य भोजन था, और जब ये खाते थे तो फिर उसको जब मतलब
इनके पोटी की वजह से वो निकलता था, तो जिस ज़मीन पे पड़ता था वहाँ से वो पौधे उगते थे। तो मेल फीमेल दोनों बनने की वजह से, इन्हीं की वजह से प्रजनन होता है। एक्चुअली होता ये है कि इनके शरीर में जाने के बाद, ये डोडो पक्षी जो हैं उनके शरीर में जाने के बाद ही उसका टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है। आप देखिए कितना अद्भुत प्रकृति का नियम है। मान लीजिए ये डोडो का फल है, इसे अगर डोडो पक्षी खाएगा तो ये जब इसे अपना पोटी करेगा, निकालेगा, तो आप समझिए कि इसके शरीर के टेम्परेचर के अंदर जाते हुए तभी बीज परिपक्व हुआ है, तब जाके वो बीज से पौधा बनेगा, नहीं तो पौधा नहीं बन पाएगा। और अगर पौधा नहीं बन पाया तो मतलब बीज जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, और जर्मिनेट नहीं कर पाएगा तो फिर नया पौधा बनेगा कैसे। तो डोडो पक्षी विलुप्त होने की वजह से 2 प्रजातियां देख रहे हैं साथ में विलुप्त हो रही हैं, डोडो पौधा भी विलुप्त हो रहा है। आगे देख लेते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है। ये प्रसार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मतलब हमारे आस पड़ोस के सभी देशों में ये करते हैं। अन्य नाम क्या है? ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से इन्हें जाते हैं। ये भी काफ़ी संकटापन्न प्रजाति के रूप में है। ड्यूगोंग, ड्यूगोंग देख लेते हैं, ये क्या है? विशाल समुद्री स्तनधारी है। अस्तित्व क्या है? विलोपन के कगार पर पहुंच चुकी है। शाकाहारी स्तनधारी है ड्यूगोंग। अन्य नाम क्या है? समुद्री गाय, घास खाने के कारण इसका नाम समुद्री गाय पड़ा है। और प्राप्त क्षेत्र क्या है? कौन से क्षेत्र में रहती है? पूर्वी अफ्रीका में, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। भारत में स्थिति इनकी क्या है? भारत में सबसे बड़ी संख्या मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी में पाए जाते हैं। पाक की खाड़ी है कहाँ? आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जिसे नहीं पता वो तुरंत गूगल करके देख ले। ये एक काम मैं आप लोगों को आज दे रहा हूँ। भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है। नीचे तो दिया गया उत्तर, कोई बात नहीं। अन्य भारतीय क्षेत्र कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में है। और दूसरा कौन सा है? सौराष्ट्र तट है। और अंडमान और एवं निकोबार द्वीप समूह अन्य भारतीय क्षेत्र है। विविध संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन आता है। ये भारतीय वन्य गधा, आप इसे देख लीजिए, ये कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है। आवास क्षेत्र सीमित होते जाने के कारण इसके अस्तित्व में खतरा है। आवास क्षेत्र, चूंकि इसका क्षेत्र जो है वो छोटा होता चला जा रहा है धीरे धीरे। और सिंह पुच्छी वानर, ये भी विलुप्त हो रहा है। ये कहाँ पे? दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट पे पाया जाता है। पश्चिमी घाट अवस्थित कहाँ है? दक्षिण भारत का ये क्षेत्र है, ये रहा पश्चिमी घाट का क्षेत्र। ये पश्चिमी वाला एरिया हुआ ना, यहीं पे ये पश्चिमी घाट पाया जाता है। निवास स्थान तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, नीचे तमिलनाडु है, फिर यहाँ केरल है, फिर यहाँ कर्नाटक है, फिर यहाँ तमिलनाडु है। इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी, गिलहरी एक उड़ने वाली गिलहरी भी होती है जिसके ऊपर भी खतरा है। ये कहाँ कहाँ क्षेत्र में पाई जाती है? भारत, रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आदि के अनेक भागों में प्राप्त होती है। भारत में कुल 7 प्रजातियां इसकी प्राप्त है। हिमाचल क्षेत्र में सर्वाधिक 6 प्रजातियां उड़न गिलहरी की पाई जाती हैं। इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। रेड डाटा बुक में ये सब शामिल है। प्रोसोपीस जूली फ्लोरा, ये क्या है? मूल स्थान मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में आगमन 19वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदी नाम विलायती बबूल, इन्हें विलायती बबूल के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इनका पौधा देखे होंगे अच्छा खासा। धारणा पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तमिल नाम क्या है? सीमई करुवेलम। वर्ग छोटा पौधा या झाड़ी है। आइए अब आगे देखते हैं। प्रोसोसीज जूली फ्लोरा, जड़ें काफ़ी गहराई तक जल का अवशोषण करती हैं। क्यों नुकसानदायक है? जो जड़ें हैं इनकी वो अवशोषण बहुत ज़्यादा करती हैं जल का। भूजल का व्यापक पैमाने पर अवशोषण कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा भूजल के अभाव कर देती हैं जिस क्षेत्र में रहती हैं। आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को खत्म कर देती हैं। आप समझ सकते हैं मतलब कितना ज़्यादा प्यासा है ये पौधा। ज़मीन से भी पानी पी रहा है, हवा से भी पानी पी रहा है। भाई इतना मत पी जाओ, कुछ हम लोगों के लिए भी छोड़ दो। इसके निकट दूसरे पौधे ठीक से पनप नहीं पाते। आप समझ रहे हैं, मतलब कोई दूसरा रह ही नहीं पाए, बस इन्हें ही पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए समझ में नहीं आया। इन्हें तो उठाकर समुद्र में फेंक दो, देखते हैं कितना पीते हैं। वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन ये करते हैं, मतलब ये देंगे भी तो जहर ही देंगे। जैव विविधता के लिए काफ़ी खतरनाक है, ये खतरनाक है, इनको विलुप्त करना ही उचित है, लेकिन फिर भी बचा के रखना चाहिए, कभी कभी कुछ जरूरी पड़ जाता है। रेड पांडा, वैज्ञानिक नाम एलूरस फ्लंगेस, इनका वैज्ञानिक नाम है रेड पांडा का।
अन्य नाम क्या है? फायर कैट, फायर कैट के नाम से जाना जाता है। रैकून जैसी छवि है इनकी। पर्यावास क्षेत्र क्या है? भारत प्राकृतिक रूप में उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। विश्व में नेपाल, भूटान, चीन और लाओस, म्यांमार में ये पाए जाते हैं। अब भारत में रामसर स्थलों की सूची देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, ये वाला चैप्टर चूँकि यहाँ पे कुछ अपडेट है, जो थोल झील है ये हम लोगों के राजस्थान की जगह गुजरात में पाई जाती है। तो ऐसे ऐसे कुछ अपडेट हैं जो इसमें मिस्टेक है, उसको मैं अपडेट करके तब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को लेके आऊँगा कि रामसर स्थलों की सूची कितनी कितनी है और कैसी कैसी कौन कौन सी जगह अवस्थित हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये सेक्शन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं, सभी चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, ताकि फिर भविष्य में हम लोगों को वापस से दोबारा बार बार करके पर्यावरण ना पढ़ना पड़े, एक ही बार में हम लोगों के सभी प्रश्न बन जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।